हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। इससे पहले वीडियो हम लोग ने जितनी बनाई थी उसमें जनता की डिमांड पे आज हम लोग जो है फिर से कुछ वीडियो बनाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसमें से हमने 10 क्वेश्चन चुने हैं, जिसमें से हम धीमे धीमे करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, तो पहला क्या है तुम्हारा कि पहला क्वेश्चन है, पहले तो पढ़ा क्या रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का सिलेबस है पूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे तुमको। तो पहला है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है इनके बीच, माइक्रो माइक्रो में डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो का मतलब क्या, पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, मतलब माइक्रो का मतलब क्या था, छोटा, एक छोटा पोर्शन के ऊपर काम करना। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट ऑफ द होल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी में से, पूरी इकोनॉमी में से मान लो कि बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। इनमें से क्या करना, कुछ चीजों के ऊपर रिसर्च करना, कुछ एक के ऊपर रिसर्च करना, उसे हम लोग माइक्रो बोलते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जैसे कोरोना वायरस की दवाई निकाली गई तो हर आदमी के ऊपर थोड़ी जो है वो किया गया होगा, उनमें से कुछ के ऊपर सैंपल लेकर के उस पर जो है दवाई टेस्ट करके तब हमें बताया कि हाँ अगर वो उनके ऊपर सही चल रहा है तो मामला यानी कि दवाई है पास हो गई। अगर कोई का भी दवाई का भी अगर जो है एक्सपेरिमेंट होता है कि सही है कि नहीं सही, तो सबको पिलाना शुरू कर देते हैं बनाते ही, पता लगा आज तो खत्म ही हो गया वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो क्या हुआ, उनमें से कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो सही होता है तो फिर वो दवाई को बनाया जाता है। उसी प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है। ठीक, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जो पूरी इकोनॉमी में स्टडी नहीं करी जाती, उनमें से किसी पोर्शन के ऊपर स्टडी करके, मान लो किसी स्टेट पे स्टडी किया, अप्लाई किया वो चीज, अप्लाई हो गई, अच्छा चल रहा रिजल्ट, तो वो पूरे इकोनॉमी पे, मतलब पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई करना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो पूरे इंडिया पे करेंगे तो माइक्रो हो जाएगा, उस एक यूनिट पे अप्लाई करने को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। ठीक है, तो माइक्रो तो पढ़ ले। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो मीन्स बिग, पूरा होल इकोनॉमी की स्टडी करना, मतलब पूरे इंडिया की स्टडी करना इकोनॉमी की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, दस इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एदर द होल इकोनॉमी स्टडी और द बिग यूनिट ऑफ विच ऑफ रिलेटेड इन द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब इसमें पूरी बिग यूनिट्स के ऊपर सबका, मतलब मान लो एक फर्म के ऊपर किया जाता है स्टडी, और उसमें फर्म्स के ऊपर स्टडी करा जाता है, फर्म्स के ऊपर बहुत सारी फर्में होंगी, एक कंपनी में स्टडी करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो, और बहुत सारी कंपनी में स्टडी करेंगे तो माइक्रो। समझ में नहीं आया, तो मतलब इसमें इंडिविजुअल यूनिट आती है माइक्रो में, और इसमें क्या आती है तुम्हारी, एज अ होल यूनिट आती है तुम्हारी, सबका मिला करके एक एग्रीगेट निकालना। समझ में नहीं आया। ठीक, अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है, पहली बात तो फॉर करेक्ट नॉलेज, पहली बात क्या कह रहा है, करेक्ट नॉलेज मिलती है तुमको। एक बात बताओ, अगर चावल गला है कि नहीं गला है, बावर्ची जानने के लिए क्या करता हो, अच्छा तुम लोग घर में चावल बनाते हो, अगर पता करना चावल गला है कि नहीं गला है तो क्या करते हो, उसमें से एक चावल दाना निकाल दो, दबाते हो और पता लग जाता है कि सारे चावल गल गए। ये थोड़ी पूरा चावल उठा के दबा देते हो कि नहीं सब दबे होंगे तभी मजा आएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ क्या करें, फॉर करेक्ट नॉलेज, अगर एक चावल को उठाया दाना और वो दब गया, समझ जाओगे हाँ पूरी तरीके से बिरयानी बन चुकी है तुम्हारी। दूसरी क्या कह रहा है, हेल्पफुल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, इकोनॉमी पॉलिसी को समझने में आसानी होती है। जब किसी चीज की तुम्हें करेक्ट नॉलेज होगी तो उसकी पॉलिसी के बारे में भी तुम आसानी से समझ सकते हो और उसको बना भी सकते हो ना। तीसरी बात क्या कह रहा है, हेल्पफुल इन सॉल्विंग, और जाहिर सी बात है कि अगर तुम उस चीज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, तो उसके बारे में उसमें प्रॉब्लम्स भी होंगी अगर, तो उसको तुम क्या कर सकते हो, तुम सॉल्व भी कर सकते हो। समझ में आया है, इसलिए इंसान मास्टर हमेशा एक चीज में होता है और उससे बेहतर वो कोई चीज नहीं कर पाता है। तो क्या कह रहा है, पहली बात तो नॉलेज करेक्ट होगी भाई, जाहिर होता है अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे अकाउंट्स, हम कह रहे हैं हमसे बेहतर नहीं पढ़ा सकता कोई, मतलब उसका मतलब क्या, उसको परफेक्ट नॉलेज होगी उस चीज की। अगर नॉलेज है हमको तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में लॉज, हम देखो हम बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग बताते हैं, नए नए बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि हमको उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, हर तरीके से पता है कि कहां से कैसे निकाल सकते हैं आंसर को हम लोग। तीसरी बात क्या कर रहा है, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो सॉरी अगर हम प्रॉब्लम बना सकते हैं तो उसको सॉल्व भी करना भी आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब इसके बारे में हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी, पॉलिसी बना सकते हैं, तो उसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। समझ में नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंस, यूजेस और मेरिट्स है। अब इसके बारे में बात करते हैं, माइक्रो के बारे में बात करते हैं। माइक्रो में तीन, इसमें बात करते हैं तीन इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस इन प्लानिंग। अब सबके बारे में अगर तुम्हें पता होगा, सबके बारे में, जैसे शादी करी
पता है कौन वेज खाता है कौन नॉन वेज खाता है, किसका मुंह अटता है, कौन वो जो है जैसे फूफा जी नाराज हो जाते हैं, तो सबके बारे में पता है तुमको। तो अरेंजमेंट में तुम क्या करोगे, उसी हिसाब से करोगे कि किसी के मुंह नाक ना बने जो करके कर रहा है, अरे यार क्या करेगा। परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हें माइक्रो पढ़ना है, तुम्हें सबके बारे में पता है कौन कैसा है, तो पॉलिसी पहली बात तो क्या कर रहा है, प्लानिंग करने में आसानी उनके बारे में। अपने पता है कि फूफा जी ऐसे करेंगे, चाचा हमारे जो है थोड़ा सा ऐठू है, वो अलग नाटक करेंगे, सबके बारे में तुमने सोच लिया पहले से, और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, प्लानिंग करके काम किया, तो क्या होगा, वो चीज रिजल्ट क्या मिलेगा तुम्हें, अच्छा मिलेगा। जब तुम्हें पता है कौन कौन उंगली कर सकता है, तो उसके लिए तुमने अलग से ही प्लानिंग कर डाली, इनको जो है ऐसा काम दो इसमें फंसे रहेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस स्पेशल एरियाज, मतलब अपने पता है कि कहां कहां पे मसले हो सकते हैं, वहां वहां के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉलिसी बना सकते हैं। तुम्हें पता है ये बंदा उंगली करेगा, ये उंगली करेगा, ये उंगली करेगा, इनको अलग जगह भेज दो, क्योंकि ये वही वाले हैं, इनको वही जगह पे रखो बेहतर रहेगा। अच्छी जगह पे रखोगे तो ये क्या करेंगे, मसले को क्या करेंगे, खराब करना शुरू कर देंगे। तीसरी बात क्या कह रहा है, हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग पैराडॉक्स। अब जाहिर सी बात है कि जब हमको इकोनॉमी की नॉलेज होगी तो पैराडॉक्स मतलब जो भी हमारा देखो जो चलता है इकोनॉमिक्स में, तो वो पैराडॉक्स होते हैं तुम्हारे, इसमें ग्राफ्स होते हैं, उनको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तुम्हें लाइन दिखी, तुम समझ जाओगे हाँ इकोनॉमी में ग्रोथ पे चल रही है, हाँ डाउन पे चल रही है, तो वो इकोनॉमिक ग्राफ को जानने के लिए तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, समझ में इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन तुम्हारी क्या है, पहली क्या है तुम्हारी, इग्नोरेंस ऑफ एग्रीगेट। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इग्नोरेंस ऑफ क्या है तुम्हारा, एग्रीगेट। अब हमको शादी करनी है ना, तो हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, सबको लेके नहीं चल रहे हैं, तो जो एग्रीगेट है, जो बचे हुए हैं, चच्चा फूफा फलाना ढमकाना, ये सब क्या करेंगे, उंगली करेंगे तुम्हारे, तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, तो अच्छा खराब होगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने सोचा इंडिविजुअल, अपने बारे में सोचा खाली। समझ में आया नहीं आया, तो मिर्चा तोड़ना शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करेंगे, उनका मुंह बना होगा, उनके बारे में सोचा नहीं तुमने कुछ। उसके बाद दूसरा क्या है, अनसुटेबल इन मैनी एरियाज। जाहिर सी बात है, जब उनके बारे में सोचोगे नहीं तो क्या करेंगे, हर जगह रूल अप्लाई नहीं सकते। भाई जो चीज तुमको अच्छी लगती हो, जरूरी है वो चीज दूसरे को अच्छी लगे। अगर तुमने सबके बारे में तुमने सोचा कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हो जाएगा हमारा काम, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूरी है क्या जो चीज तुमको अच्छी लगे वो दूसरे पर्सन को भी अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो ये चीज तुम्हारा क्या है, अनसुटेबल इन मैनी एरियाज, कि जो पॉलिसी हमारे स्टेट पे काम कर रही है वो दूसरे पे जरूरी है वो काम करे या ना करे। समझ में आया नहीं है, तो अच्छा। तीसरी बात क्या कह रहा है, अनरियलिस्टिक असम्पशन। अनरियलिस्टिक असम्पशन का मतलब होता है कि अवास्तविक धारणा। अवास्तविक धारणा क्या है, अब देखो एक बात तो सबसे आसान तरीका बताया तुम्हें समझने का अनरियलिस्टिक असम्पशन का, कि हर आदमी चाहता है, क्या चाहता था, आईएएस पीसीएस बनना ना, अधिकारी बन के भौकाल बढ़िया आराम से जो है गाड़ी मिल जाए लाल बत्ती की, हर आदमी चाहता है यार, दुनिया जितने यहाँ बैठे हैं सब यहाँ चाहते हैं कि जो है क्या होगा, कि हमको एक बढ़िया से जब ग्रेजुएट हो जाए, बढ़िया से जो है आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, बढ़िया नौकरी होगी, बढ़िया बत्ती चलेंगे, हमें काम ना करना पड़े। अगर हर आदमी देश का फर्स्ट रैंक पे आ जाए, देखो तुम्हारे में हमारे में नौकरी होती है ए बी सी और डी, 4 ग्रेड होते हैं नौकरी के, पता है तुम लोग, ए क्लास की नौकरी, बी क्लास की, सी क्लास, डी ग्रेड की। इसमें आते हैं तुम्हारे डी, सी और डी में आते हैं, इसमें आते हैं तुम्हारे क्या, कर्मचारी आते हैं तुम्हारे, इसमें आते हैं स्वीपर ना, क्या कहते हैं, और क्या नाम है तुम्हारा, जितने भी वॉश क्या कहते हैं, लाइनमैन, रेलवे में नौकरी निकलती है ग्रुप डी की निकलती है, याद होगा तुम लोग को ना। तो एक बात है, अगर ये जो बंदा है, हर बंदा यहाँ पे जाना चाहेगा या यहाँ पे जाना चाहेगा, तो ये दोनों काम कौन करेगा, झाड़ू कौन लगाएगा घर पे, तो अच्छा सड़क पे झाड़ू कौन लगाएगा। अगर हर आदमी आईएएस पीसीएस बन गया, अधिकारी बन गया, तो सड़क पे झाड़ू कौन लगाएगा, कचरा कौन साफ करेगा। भाई जो क्लर्क होंगे, कोई छोटी जॉब करना चाहेगा नहीं, सब तो चाहेंगे बस हम बैठे हैं कुर्सी पे आराम से बैठे पानी पी रहे हैं और आराम सब कुछ आ रहा है। तो वो क्या दुबई थोड़ी है, कोई सऊदी थोड़ी है कि लेबर बाहर से पकड़ के ला रहे हो। भाई बाहरी कंट्रीज में क्या है, भाई गल्फ कंट्री में क्या है, आदमी क्या करता है, जो वो ए क्लास की नौकरी उन लोग करते हैं, और सीयूडी के लिए कहां से जाते हैं, तो अच्छा बांग्लादेश, इंडिया ना। भाई गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, इसी चीज के लिए आदमी जाता है। जो मालिक होगा वो कुर्सी बैठा होता है, और जो उनके लेबर्स होते हैं वो सब कहां होते हैं, बाहर। भाई हम अपने पास कंट्री में इतना तो पैसा है नहीं कि भाई बाहर के लेबर को बुला के हम लोग यहाँ हायर करें, हम लोग कुर्सी बैठे काम करें, तो पैसा तो हमारे देश का बाहर चला जाएगा फिर तो।
समझ में आया नहीं है? तो ये चीज में अनरियलिस्टिक असम्पशन इसको बोलते हैं कि अगर हर आदमी माइक्रो मतलब हर आदमी सोचे कि हम आईएएस बनेंगे तो ये भी गलत है। सीओडी के लिए की जो भी नौकरी होगी वो फिर हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, बांग्लादेश और वहां से क्या कहते हैं नेपाल से। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद तुम्हारा क्या लिमिटेशंस क्या है इसकी, इधर वाली लिमिटेशन क्या है माइक्रो की। पहली बात, नो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, एक आदमी के ऊपर ध्यान नहीं रखना, सबकी बात मानी जाती है। भाई 10 लोग हैं, 10 ने कहा भाई 10 लोग हैं, उन्होंने 9 ने कहा कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, सबने कहा हाँ ठीक है। मान लो 2 लोग नहीं राजी तो उनका मुंह बनेगा, बताओ मेरी बात नहीं रखी गई, हम नाराज हो जाएंगे। तो मतलब इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, इग्नोरेंस रहेगा हमेशा। जो जनमत में काम होगा वही काम चलेगा तुम्हारा। दूसरी बात क्या कह रहा है, क्या कहते हैं, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग एग्रीगेट। इतना बड़ा डाटा लेना क्या होता है, मुश्किल होगा। पूरे देश का डाटा ले पाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं बताओ? अच्छा, और पूरे देश की राय को जानना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये डिफिकल्टीज है हमारे पास कि इन डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सबके बारे में एक आदमी हर एक की राय को जानना बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना बड़ा डाटा हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई छूट ही ज्यादा, शादी में जितना छोट लोग सबके बारे में सोच से काम करे, लेकिन एक ना 2 आदमी क्या मुंह नाक बना ही लेगा तुम्हारे साथ घर में, लिख के दे रहे तुमको, सबको तुम खुश नहीं कर पाओगे ना। तीसरी बात क्या करे, डेंजरस इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल, जो चाचा ताऊ मामा जिनको तुमने इग्नोरेंस दिया है ना, वो आखिरी में क्या काटेंगे बताओ? अच्छा, बवाल काटेंगे ना। बवाल करेंगे नहीं करेंगे, अरे मेरी बात रखी नहीं है, फलाना ढमकाना वहां चल रहा है वो ना। तो ये क्या होगा, अगर इंडिविजुअल को तुमने इग्नोरेंस दिया तो क्या होगा, बवाल होगा, जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। उनकी बात मानी, उनको लगेगा हमको दबाया जा रहा है, हम दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है यहाँ शादी के अंदर, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब हम क्या करने आएंगे। वो चिल्ला रहे वहां पे, अब हम कह रहे भैया मेरे घर में शादी, हम कह रहे भैया अरे नहीं, अरे ऐसा उसने कैसे कह दिया, ऐसी तैसी है ना। तो ये क्या है, दिक्कत है ऐसी तुम्हारी। तो तुम्हारा ये एक चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पे हमने पॉइंट बताया, तुम लोग उसको जो है बड़ा के अपने हिसाब से एग्जांपल के साथ लिखना जैसे बताया तुम लोग को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग।